हेलो गाइस, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी आप सभी का राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर डीएड, वीआई, एचआई और आईडीडी तीनों फैकल्टी में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिन लोगों को एडमिशन लेना है 2025-27 सत्र में, तो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। में कुछ सीटें अभी बची हुई हैं, ज़्यादा सीटें नहीं हैं, तो अपने मित्र संबंधी किसी को इन्फॉर्मेशन देना है उनको दे सकते हैं और डीएड स्पेशल एजुकेशन में अपना सीट को सुरक्षित करा सकते हैं। आज हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 7 के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसमें है सामाजिक और पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षण, टीचिंग ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल साइंस। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शिक्षण प्रशिक्षण में जो डीएड होता है, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कोर्स होता है। तो क्लास 1 से 5 में आप लोगों को साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे और इन सभी सब्जेक्ट का मेथड हम लोग पहले पढ़ेंगे। सोशल साइंस पढ़ाने का मेथड क्या है, साइंस पढ़ाने का मेथड क्या है, इंग्लिश पढ़ाने का मेथड क्या है, हिंदी पढ़ाने का मेथड क्या है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सामाजिक और पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षण कैसे होता है, क्यों होता है। प्राथमिक शिक्षा जो होती है बच्चों की समग्र विकास प्रक्रिया की नींव होती है, क्योंकि प्राइमरी स्तर बच्चे का मजबूत होगा। जैसे हम मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहरों में आप लोगों ने देखा होगा, 50 मंजिले, 60 मंजिले इमारतें बनती हैं। तो जितना ऊंचा मंजिल बनाना होगा उतना ही मजबूत हमें नींव देना होगा। नींव जितना मजबूत होगा उतना ही हम ऊपर मंजिल को ले जा सकते हैं। नहीं तो नींव कमजोर अगर रहेगा, आगे चल कर के हम बहुत सारा मंजिल खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से प्राइमरी जो स्तर होता है, फर्स्ट स्टेज होता है बच्चों के लिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इस स्तर पर पढ़ाया जाने वाला सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय अध्ययन एक समेकित विषय है जो छात्रों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में जागरूकता करता है। यह विषय जो है बच्चों को उनके सामाजिक परिवेश, संस्कृति, परंपरा, पर्यावरण, संसाधन और समस्याओं से परिचित कराता है। कोई भी बालक या हम जहाँ पर निवास करते हैं तो वहाँ का सामाजिक परिवेश क्या है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ के पर्यावरणीय अनुकूलन कैसा है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जो मैदानी भाग है
उसमें रहने वाले और जो समुद्र तटों पर रहने वाले, दोनों लोगों के जीवन यापन में काफी अंतर होता है, खान पान में अंतर होता है, सभ्यता संस्कृति में अंतर होता है। या कोई पहाड़ी राज्य है, हमारे देश में बहुत सारे जो स्टेट हैं वो पहाड़ी स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो वहां पर पर्यावरण अनुकूलन अलग है और जो मैदानी भागों में निवास करने वाले लोग हैं उनके लिए अलग है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैदानी भागों में भी है, कुछ एरिया जो है वो बाढ़ग्रस्त है, कुछ एरिया जो है सूखाग्रस्त है। तो इन सब इलाकों में हमें कैसे रहना है, क्या क्या संसाधन हमारे पास है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक संवेदनशीलता और पर्यावरणीय चेतना का विकास करना हमें बिल्कुल जरूरी है। हम परिभाषा क्या दे सकते हैं सामाजिक और पर्यावरणीय अध्ययन की परिभाषा? EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज इसको कहा जाता है। यह एक समग्र विषय है जिसमें सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के पहलुओं को एकीकृत रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा है। यह बच्चों को उनके अनुभवों और परिवेश के माध्यम से शिक्षित करता है। NCF 2005 के अनुसार EVS बच्चों को सोचने, समझने, जिज्ञासा बढ़ाने, पर्यावरण के साथ संबंध जोड़ने और सामाजिक दायित्व निभाने के अवसर प्रदान करता है। बच्चों को सोचने, समझने, जिज्ञासा बढ़ाने, पर्यावरण के साथ संबंध जोड़ने और सामाजिक दायित्व निभाने के लिए अवसर प्रदान करता है। विषय की प्रकृति और महत्व क्या है? अनुभव आधारित, समग्र, गतिविधि प्रदान, बाल केंद्रित और अंतर विषयक। इसका सब्जेक्ट कैसा होगा, कैसे हम बच्चों को शिक्षा देंगे? तो ये 5 तरीके हैं: अनुभव आधारित, समग्र शिक्षा, गतिविधि प्रधान शिक्षा, बाल केंद्रित और अंतर विषयक। इसका महत्व क्या है? बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ता है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु संवेदनशील बनाता है, नागरिक चेतना और जिम्मेदार व्यवहार सिखाता है। इसका महत्व क्या क्या हो सकते हैं कि बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ने में ये मदद करता है। वहां पर सामाजिक सांस्कृतिक विविधता क्या है, गतिविधि क्या है, उसको समझने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु संवेदनशील बनाता है। हमारा पर्यावरण कैसा है, पर्यावरण की समस्याएं क्या है, उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। नागरिक चेतना और जिम्मेवार व्यवहार ये हमें सिखाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है? ज्ञान का विकास, बच्चों को सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं की जानकारी देना। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं? बच्चों में ज्ञान का विकास कर सकते हैं।
जो बच्चों को सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं की जानकारी देगा। सक्षम अवलोकन, आसपास के समाज और प्रकृति को देख करके सीखना। हमारे आसपास का समाज कैसा है, रहन सहन कैसा है, प्रकृति से हमें क्या साधन मिल सकते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है, हम जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पे प्रकृति ने हमें विभिन्न रूप से अपने संसाधन उपलब्ध कराए हैं। तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसका महत्व क्या है, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें जानने को मिलता है। समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझ करके उसका समाधान हम करेंगे। सह अस्तित्व की भावना, सह अस्तित्व की भावना मानव और प्रकृति के बीच संतुलन और सामंजस्य बैठाए रखना। मानव और प्रकृति के बीच एक मिनिमम सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नहीं तो प्रकृति ने हमें जो गिफ्ट दिया है उसका दोहन हम बहुत तेजी से करेंगे। जैसे मान लें कोई एक पेड़ को तैयार होने में बरसों लग जाते हैं, चाहे लकड़ी के पेड़ हो या फलदार पौधे हो, सामान्यतः 5 साल से 25 साल तक का समय लगता है। लेकिन उस पेड़ को अगर काटना हो तो मिनटों में हम काट सकते हैं। क्या उसी तेजी से हम उसका कटाव करते जाएंगे, उसका दोहन करते जाएंगे, तो एक समय क्या होगा, हम पेड़ पौधे के विहीन हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इसके बीच, मनुष्य और प्रकृति के बीच, जैसे पहाड़ ही हैं, कहीं नदियों में बालू निकलता है, तो आजकल तो ऐसे मशीनें आ गई हैं कि जो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ सकती है, खोद सकती है। तो क्या हम सारे पहाड़ों को तोड़ते जाएंगे, उसका उपयोग करते जाएंगे? नहीं। ऐसा होगा तो फिर प्रकृति हमें बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक मनुष्य और प्रकृति के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सामाजिक जागरूकता, जैसे सामाजिक न्याय, आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो शिक्षा दीक्षा होती है स्पेशल एजुकेशन की, तो इसका कर्ता धर्ता RCI होती है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और RCI जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो सामाजिक विज्ञान की हम जब शिक्षा देते हैं तो बच्चों में सामाजिक न्याय की भावना को विकसित हम करेंगे। लिंग में समानता होना जरूरी है। किसी क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की आबादी एक समान रूप से होना जरूरी है। हमारे पर्यावरण में जहां पर भी बैलेंस खराब होगा उसका नतीजा हमें खराब मिलेगा। जैसे जंगलों में शाकाहारी जंतुओं और मांसाहारी जंतुओं दोनों की संख्या में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर जंगल में शाकाहारी जंतुओं की संख्या काफी कम हो जाएगी और मांसाहारी जंतुओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी तो ये बहुत ही नॉन बैलेंस हो जाएगा। जो मांसाहारी जंतु है वो भी भूख से मरने लग जाएंगे।
तो पर्यावरण में हमारा जब पुरुष और महिलाओं का लिंग अनुपात भी समान होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। विविधता का सम्मान हमें करना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को, संस्कृतियों का आदर हमें करना होगा। इसके प्रमुख विषय कौन है? परिवार और समाज। मेरा परिवार, रिश्ते और भूमिकाएं, सामाजिक विविधताएं, खाद्य और पोषण, हमारे पास भोजन के स्रोत क्या हैं, पोषण और स्वास्थ्य, खाना कहां से आता है, परिवहन और संचार के क्या साधन हैं, पुराने और नए साधन, संदेश भेजने के तरीके, जल, वायु और भूमि कैसी है, हमारे आसपास जहां हम निवास करते हैं वहां पर जल की क्या स्थिति है, जल के स्रोत क्या क्या हैं, मृदा और उसकी गुणवत्ता कैसी है, पौधे और जानवर, हमारे आसपास पर्यावरण के साधन क्या क्या हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे, पशु और पर्यावरण में उनकी भूमिका क्या है। स्थानीय परिवेश कैसा है, गांव है या शहर है, मानचित्र और दिशा का ज्ञान हम देंगे, मौसम और जलवायु के बारे में बताएंगे, मौसम और जलवायु कैसा है, क्योंकि मौसम और जलवायु का रहन सहन में काफी महत्व योगदान होता है, ये काफी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जिस एरिया में जैसा जलवायु होगा, मौसम होगा, उसी के आधारित हम कोई खेती वगैरह कर सकते हैं, उन फसलों का चयन हम कर सकते हैं। इसकी शिक्षण विधियां क्या है? सामाजिक और पर्यावरणीय अध्ययन को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का, विभिन्न शिक्षण विधियों का हम उपयोग करते हैं। पहला है अनुभव आधारित विधि, बच्चों को उनके अनुभवों से जोड़ना, जैसे स्कूल के बगीचे में जानना और पौधों को पहचानना। बच्चों को हम पौधे की पहचान करना सिखाएंगे, स्कूल के बगीचे में जा सकते हैं, चाहे स्कूल के नज़दीकी पार्क में, नज़दीकी बगीचा में हम जा सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड है परियोजना विधि, इसमें विद्यार्थी किसी सामाजिक या पर्यावरणीय विषय पर परियोजना बनाते हैं, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण, पानी बचाओ अभियान। इसको हम प्रोजेक्ट मेथड से भी समझा सकते हैं। गतिविधि आधारित, जैसे कला, आर्ट के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, मॉडल के द्वारा या नाटक के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। संवाद और प्रश्नोत्तर विधि है कि बच्चों से हम संवाद करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और सवाल जवाब के जरिए उनमें ज्ञान का निर्माण करेंगे।
फील्ड विजिट और भ्रमण, स्थानीय स्थानों जैसे डाकघर, बाजार, जंगल, खेत की यात्रा हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेसन प्लानिंग। एक अच्छे टीचिंग के लिए हमें लेसन प्लान की आवश्यकता होती है। उस प्लान के अनुसार ही हम बच्चों को शिक्षा सही तरीके से दे पाएंगे। एक शिक्षक को स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण पाठ योजना बनानी होगी। उस पाठ योजना में क्या क्या हो सकते हैं? विषय होगा, विषय हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक में होगा उसको हम विषय के रूप में रखेंगे। जैसे हम मान ले रहे हैं कि जल के स्रोत के बारे में हम लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हमारा विषय हो गया जल के स्रोत। हमारा उद्देश्य होगा जल के प्रकार, स्रोत और उपयोग के समझना। जल के प्रकार, जल कैसा है, उसका स्रोत क्या है और उसका उपयोग क्या है। शिक्षण विधि चित्र दिखा करके हम चर्चा करेंगे। सहायक सामग्री क्या है? चित्र है, मॉडल है और वीडियो है। गतिविधि में हम क्या कर सकते हैं कि जल स्रोतों का चार्ट बनाने को बच्चों को कह सकते हैं। अब मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? मौखिक प्रश्न से, और बच्चे जो चार्ट बनाए हैं उससे हम उनका मूल्यांकन करेंगे। शिक्षण सामग्री और संसाधन, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको हम कहते हैं, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं? चार्ट रख सकते हैं, मॉडल, नक्शा रख लेंगे, कार्यपत्रक, स्थानीय वस्तुएं जैसे मिट्टी, विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियों को हम रख सकते हैं, फोटो और चित्र रख सकते हैं, ऑडियो वीडियो रख सकते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं रख सकते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या है? इनको पढ़ाने में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? विषय को जीवन से जोड़ना, सभी छात्रों को सीखने के अवसर देना। जैसे हम जल का स्रोत पढ़ा रहे हैं तो वो क्यों आवश्यक है, हमारे लिए कितना आवश्यक है, किस प्रकार के जल का हम कैसा उपयोग करते हैं। सभी प्रकार के जल का स्रोत है, उससे हम तो पीने के पानी, खाना बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमें खारा पानी मिला तो उसके बारे में बच्चों को शिक्षा देंगे। नहरों का, तालाबों का पानी होगा तो उसको हम किस प्रकार उपयोग करेंगे, तो इसके बारे में विस्तृत हम जानकारी देंगे और उनको जीवन से जोड़ के समझाएंगे। समावेशी वातावरण बनाएंगे, समाज और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को संवेदनशीलता से पढ़ाएंगे उनको, और क्रिएटिव, रचनात्मक गतिविधियां कराएंगे जिसके माध्यम से बच्चों में सीखने की जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। मूल्यांकन की विधियां क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसमें फील्ड रिपोर्ट, जो गतिविधि बच्चे करते हैं उनका मूल्यांकन, सामूहिक कार्य का मूल्यांकन, और मौखिक और लिखित परीक्षा के माध्यम से हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। गतिविधि आधारित मूल्यांकन में क्या कराएंगे कि उनसे पोस्टर बनवा सकते हैं, चार्ट बनवा सकते हैं, कहानी, मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये गतिविधि आधारित मूल्यांकन होगा।
विविधताओं को ध्यान में रखना, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए संसाधनों को अनुकूल बनाना। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि सामान्य बच्चों के साथ साथ हम जो शिक्षक हैं वो विशेष बच्चों के लिए हैं, हम स्पेशल एजुकेटर हैं। तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए संसाधनों को हम अनुकूल बनाएंगे। डिसेबल्ड बच्चों को हम चार्ट के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से हम उनको बेहतर प्रशिक्षण दे सकते हैं। भाषा विविधता का ध्यान रखेंगे कि उनकी मातृभाषा क्या है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखता है। उनके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को हमें समझना होगा। लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमें समुचित अवसर देना होगा। इसमें चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं हमारे सामने? संसाधनों की कमी हो सकती है, तो हम शिक्षण प्रशिक्षण में स्थानीय सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण न होना, इन सर्विस ट्रेनिंग कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। रटने की प्रवृत्ति, तो शिक्षण को हम सिर्फ बच्चों को रटवा करके ही नहीं पढ़ा सकते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण हमें देना होगा। असमान पृष्ठभूमि के छात्र, उनके लिए समावेशी शिक्षा, समावेशी माहौल हम बनाएंगे। इससे हमें निष्कर्ष क्या मिलता है कि सामाजिक और पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षण बच्चों को जिम्मेदार, जागरूक और संवेदनशील नागरिक बनने की ओर अग्रसर करता है। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों और दृष्टिकोणों को भी विकसित करता है। शिक्षकों को रचनात्मक, संवेदनशील और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा, तभी शिक्षण और प्रशिक्षण जो है वो सही तरीके से हो सकता है। अब इस यूनिट से रिलेटेड MCQ आपके सामने है। जो MCQ परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, विभिन्न कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, EVS का पूरा नाम क्या है? EVS अभी आप लोगों को बताया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल स्टडीज। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? रटाना, परीक्षा पास कराना, सामाजिक चेतना विकसित करना या इतिहास याद कराना? तो सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ऑप्शन सी, सामाजिक चेतना विकसित करना। EVS में कौन सा विषय शामिल नहीं है? विज्ञान, समाज, गणित या पर्यावरण? तो एनवायरमेंटल स्टडीज में मैथ नहीं होता है। इसको छोड़ करके विज्ञान, समाज और पर्यावरण, ये तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है, जल एक ब्लैंक स्पेस संसाधन है, तो जल कैसा संसाधन है? मानवीय है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है या टेक्निकल है?
तो जल हमें प्रकृति से मिलता है, जल को मनुष्य नहीं बना सकता है और न ही यह कृत्रिम रूप से लैब में बनाया जा सकता है। ईवीएस की प्रकृति क्या है? सैद्धांतिक है, समेकित है, अलग अलग है या केवल भौगोलिक है? ईवीएस की प्रकृति जो है वो समेकित है, तो यहां पर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में फील्ड विजिट क्यों आवश्यक है? फील्ड विजिट क्यों आवश्यक है? बच्चों को छुट्टी देने के लिए, मनोरंजन के लिए, पर्यावरण को देखने और समझने के लिए, या समय व्यतीत करने के लिए? तो फील्ड विजिट करने से हमें पर्यावरण को देखने और समझने का मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन है,